अपने चेहरे पर झलकती उदासी और आंखों में तैरते दर्द को आईने में देखते देखते विधि अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगती है। माँ देखो ना, आज मैं भी आपके जैसी दिख रही हूँ। आईने में अपने प्रतिबिंब में माँ की छवि जैसी खुद को देखते हुए विधि अपनी माँ पाखी को कहती है, हाँ मेरी प्यारी बिटिया। फिर एक लाल गोल बिंदी विधि के माथे पर लगाते हुए पाखी कहती है, अब बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, देख अब आईने में। सच्ची माँ, डिटो आपके जैसी हूँ। अच्छा हुआ जो मैं पापा के जैसी नहीं हुई, वरना लोग कितना चिढ़ाते। काली कलूटी कहकर मुंह बनाते हुए 10 साल की विधि कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, रंग रूप अपने हाथ में थोड़ी ना होता है, वो तो भगवान की देन होती है। और बेटा, हमें रूप नहीं गुण देखना चाहिए। तेरे पापा भले ही काले हैं पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं और तुझे तो कितना प्यार करते हैं मेरी नकचड़ी। विधि का नाक प्यार से खींचते हुए पाखी कहती है, पर माँ आप इतनी गोरी और पापा इतने काले, फिर आपने पापा से शादी क्यों की? मैं तो कभी नहीं करूँगी पापा के जैसे काले लड़के से शादी। अच्छा, तो मेरी बिटिया रानी को मेरे जैसे रंग वाले से शादी नहीं करनी है तो फिर कैसे लड़के से करनी है? शिवम कमरे में बोलते बोलते दाखिल होते हैं और विधि के पास आकर बैठ जाते हैं। पापा, मुझे माँ के जैसे गोरे लड़के से शादी करनी है, वो भी किसी रईस घर में जहाँ नौकर चाकर हो, माँ के जैसे नहीं जो सारा काम खुद ही करने पड़े। और हाँ पापा, मुझे 10 तोला सोना भी चाहिए। विधि के इन शब्दों के साथ पाखी और शिवम की हंसी फूट पड़ती है और फिर शिवम कहते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए आपकी माँ के जैसे ही गोरे मुखड़े वाला दूल्हा लाऊंगा और खूब सारा सोना भी दूंगा। ठीक है मेरी बिटिया रानी, पर एक बात बताओ मेरी बिटिया रानी, इतने सोने का करेगी क्या? शिवम प्यार से विधि के दोनों गालों को छूते हुए कहता है। शिवम की बातों से विधि खिलखिलाकर हंस पड़ती है और फिर कहती है, पापा आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता। और फिर हंसती है, हाँ मैं बुद्धू हूँ मेरी बिटिया रानी, पर अब तो बता दे। जानबूझकर शिवम विधि के सामने बुद्धू बनने का नाटक करते हैं ताकि विधि के मुंह से उसके सपनों को सुनने का मौका मिले शिवम को। अच्छा तो मैं बताती हूँ पापा, मैं उन सोने के गहनों को पहनकर रानी बनकर रहूंगी जहाँ मेरी शादी होगी। कहाँ से लाती है इतना खुरापात अपने छोटे से दिमाग में? लाडो रानी माथे पर हल्के प्यार से मारते हुए पाखी कहती है कि तभी विधि को लगा कि कोई सच में उसे मार रहा है। तंद्रा टूटी तो सामने उसकी 6 साल की बेटी आन्या उसके पास खड़ी थी और हाथों को हिला हिलाकर कह रही थी, क्या हुआ मम्मा, आप रो रहे हो? आन्या की आवाज़ से विधि की तंद्रा टूटती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंखें रो रही है। वो जल्दी से अपना आंसू पोंछती है और आन्या से कहती है, अरे बेटा, आप इतनी जल्दी उठ गए, अभी अभी तो आपकी आंख लगी थी, चलिए जल्दी से सो जाइए। आन्या बेटा, देखिए रात बहुत हो गई है। मम्मा, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी और ठंड भी लग रही थी मुझे। ओ सोना, आई एम सॉरी बेटा, मैं अभी आपको दूसरा स्वेटर पहना देती हूँ जो आपकी नानी ने बड़े प्यार से बनाकर भेजा है। फिर विधि आन्या को कहती है, आप यहीं बैठो, मैं अभी अलमारी से स्वेटर निकाल कर लाती हूँ। फिर उसे पहनाकर रजाई में सुला देती है। फिर विधि आन्या के बालों को सहलाते सहलाते अपनी उन्हीं यादों में खो जाती है। काश मैंने पापा और माँ की बात मानी होती, काश मैं गोरी चमड़ी और रईस घराना ना देखकर लड़के के गुण को देखकर शादी की होती, तो आज ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता। जिसे मैं हीरा समझती थी वो दरअसल कोयला निकला। कहने के लिए अश्विन का मन गोरा है पर अंदर से दिल तो काला ही है। उसकी दुनिया ही दिखावे वाली थी, कुछ सच्चा नहीं था, सब झूठा था। माँ बाप भाई बहन सब ने एक नकाब ओढ़ रखा था। कहने के लिए ही सिर्फ रईस घराने के इज्जतदार लोग थे, पर संस्कार किसी नीच से भी गिरा हुआ है इन लोगों का। क्या सोचा था और क्या निकले ये सभी। ओह कितनी खुश थी मैं जब पहली बार अश्विन को देखा था। पहली ही नज़र में भाग गया था और बातें तो ऐसी जैसे संस्कार के फूल झड़ते हो। शालीनता ऐसी की बड़े बड़े महात्मा शर्मा जाए। और सबसे बड़ी बात चेहरे का पानी। ओ क्या बताऊं, तीखा नाक, गहरी आंखें, उस पर गोरा रंग और ये कद काठी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बहुत सोच समझकर मेरे लिए ही बनाया हो अश्विन को। जैसा ख्वाब में देखा था बिल्कुल वैसा ही था अश्विन।
बहुत खुश थी मैं अपने जीवन से, मन ही मन खुद को बहुत किस्मत वाली समझ रही थी। उन लोगों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। आखिर मैं भी कुछ कम नहीं थी। पर बुआ ने भी उड़ते खबरों के साथ कहा था सोच विचार कर अश्विन से रिश्ता करने, क्योंकि बुआ को कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला दिख रहा था, पर कहां से समझ नहीं पा रही थी। उन्हें शक हो रहा था कि इतने बड़े शहर का इतना बड़ा व्यवसायी एक साधारण बैंक मैनेजर की बेटी से रिश्ता क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका शक करना सही भी था, या फिर वो चाहती थी कि मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से हो, जो बहुत अमीर नहीं था और ना ही बहुत सुंदर, पर लड़का बहुत लायक था। माँ बाप को वही पसंद था, पर मैंने अश्विन को चुना क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार सा लगा था। तब खैर मेरी जिद के आगे किसी की एक ना चली और मेरी शादी अश्विन से हो गई और मैं इस बड़े घर की बहुरानी बनकर आ गई। शुरू में सब सपनों सा लग रहा था। नौकर नौकरानी, सुख सुविधा, आलीशान घर, बिल्कुल फिल्मी दुनिया की नायिका जैसी थी मेरी जिंदगी। मैं बेहद खुश थी अश्विन को जीवन साथी के रूप में पाकर। बहुत प्यार करता था मुझे, अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था मुझे। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की असलियत बाहर आने लगी थी। फिर आन्या के होने के बाद एक बार अश्विन मुझे एक पार्टी में ले गया, जहां मुझे अश्विन के क्लाइंट को शराब सिगरेट पिलाकर मीठी मीठी बातें करनी थी, ताकि वो क्लाइंट अश्विन को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, क्योंकि अश्विन की कंपनी कर्ज तले दब चुकी थी और उसके पास मेरा इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और तब मुझे समझ में आया इन लोगों के ऊपर चढ़ा दिखावे के नकाब का और इस रईस घराने की असलियत। मैंने काफ़ी कोशिश की अश्विन को समझाने की, पर जब इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाता है तब उसे सिर्फ प्रॉफिट लॉस की चिंता होती है। उसे चिंता होती है अपने स्टेटस की, जो समाज में बनाई हुई है। तब तक तो ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी और वो ख्वाबों का मीनार भी ध्वस्त हो चुका था। ये था बड़े शहरों के बड़े घराने की असलियत, जो अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तब समझ में आया ये कोई रईस नहीं बल्कि कर्ज में डूबा एक परिवार है, जो अय्यासियों में डूबा हुआ है। ये सब बस दुनिया की भीड़ में खड़े हैं बड़ा दिखाने में। शराब सिगरेट पार्टी शार्टी, बस यही इनकी जिंदगी। खुशियों के नाम पर बस यही है इनके पास। क्या ऐसी ही जिंदगी के लिए मैं सपने संजोती थी, जहाँ प्यार के नाम पर ये सब होता है। और अश्विन की बात क्या कहूँ, वो तो अपनी गोरी चमड़ी और पैसे के अहंकार में इतना डूबा था कि उसे बस रात रंगीन ही दिखती है। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि हर पल मुझे नीचे नजरे से ही देखता था। पर उनके बिजनेस क्लाइंट के लिए मैं सबसे बड़ी इक्का थी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अश्विन अंदर आता है। आते ही विधि को गाली देकर कहता है, ब्लडी बस्टर्ड, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और अब तक तूने मेरे जूते क्यों नहीं उतारे? चल जल्दी आ, गाली देते हुए, और उतार मेरे जूते। विधि अश्विन का गुस्सा देखकर डर के मारे भागकर आती है और अश्विन के जूते उतारने लगती है कि तभी अश्विन विधि का बाल पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाता है और अपने हाथों में पकड़े सिगरेट से विधि के कंधे पर दाग देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट हाथ से निकल गया। मैंने कहा था ना कि अच्छे से तैयार होकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाना और क्लाइंट को खुश करना है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती विधि। सिगरेट के जलन से विधि के मुंह से एक लंबी आह निकलती है और आंखों से निर्जर धारा बस फिर उसे बालों से खींचकर बेड पर लिटा देता है। और जैसे ही अश्विन विधि पर झपटता है, वैसे ही आन्या की आंख खुल जाती है और वो माँ की बेबसी और पिता का वैसीपन देखकर चीख पड़ती है। बेटी की चीख और आंसू देखकर विधि अश्विन को जोर का झटका देकर नीचे गिरा देती है और आन्या को गोद में उठाकर बाहर भाग जाती है। इतनी देर में घर के अन्य सदस्य भी अश्विन के कमरे में पहुंच जाते हैं। अश्विन को नीचे गिरा देखकर अश्विन की मॉम तारा जी कहती है, क्या हुआ अश्विन, और तुम नीचे क्यों गिरे हो? और विधि कहाँ है? कुछ नहीं मॉम, बस आप विधि को देखो कहाँ है। और कहाँ होगी? होगी वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, सर्वेंट रूम में कांता के पास। और जा भी कहाँ सकती है? सिल्क का गाउन, हाथ में सिगरेट का धुआं छोड़ते पूरे एटीट्यूड में तारा कहती है, फिर आज वही हुआ। मैं तुमको बता रहा हूँ अश्विन, इसका कुछ करो, वरना ये औरत
हमारे सपनों पर पानी फेर देगी। यदि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट हाथ से जाते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे एंड हमारी इतनी इंसल्ट होगी इंडस्ट्रीज में। एश्विन के डैड जतिन खन्ना हाथ में सिगरेट फूंकते हुए कहते हैं, पता है मुझे पापा, बट डोंट वेरी मॉम एंड डैड, आई विल हैंडल हर। आधे नशे की हालत में एश्विन कहता है, ओके एश्विन, गुड नाइट, कल बात करते हैं। ऐसा कहकर तारा और जतिन अपने कमरे में चले जाते हैं और एश्विन भी सो जाता है। पर कांता काकी के कमरे में बैठी विधि की आंखों से नींद गायब थी। वो किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती थी। उसे निकलना था इस नरक से, पर हर रास्ते इन लोगों ने बंद कर रखा था। उसके पैरों में आन्या नाम की मोटी बेड़िया बांध रखा था। कैसे छोड़ सकती थी वो अपनी फूल सी बच्ची को इन लोगों के हवाले। बस यही सोचकर उसके पैर ठिठक जाते थे। यही सब सोच सोचकर विधि की आंखों से निर्झर धारा बहे जा रहे थे कि तभी कांता काकी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, अब बस भी कीजिए बहू रानी, कब तक ऐसे बैठकर आंसू बहाती रहेंगी। जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तब तैरकर ऊपर आ जाना चाहिए, ना कि उसमें डूबकर मर जाना चाहिए। काकी, पर कैसे निकलो इस जहनुम से? सब रास्ते मेरे लिए बंद है काकी। हर वक्त इन लोगों की नज़रें मेरे पर रहती है। यहाँ तक कि बाहर जाने पर भी पाबंदी है, और गलती से गई भी तो मोमिया एश्विन मेरे साथ साए की तरह रहता है, और मायके भी जाना बंद करवा दिया गया मेरा। तो आप ही बताओ मैं कैसे बाहर निकलूं? ठीक है बहू रानी, मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर यहाँ से बाहर निकालने में आपकी सहायता करूँगी। पर कांता काकी, आप भी तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे में आप जाएंगी कहाँ? आपको तो इन लोगों के सिवा और कोई है भी नहीं। ना काकी, मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती। आपने बहुत किया मेरे लिए, आप ना होती तो मैं कब का ना हार मान गई होती। पर बहू रानी, अब मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। एक को तो नहीं बचा सकी, पर आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब कांता काकी, एक को नहीं बचा सकी? क्या बताऊँ बहू रानी, ये पैसों वालों की दुनिया बहुत अजीब होती है। आपसे पहले भी इस घर में ऐसा ही होता आया है। वह एश्विन बाबा का। वो कहते कहते कांता काकी रुक जाती है। कांता काकी की बात सुनकर विधि की भौहें तन जाती है, और तब तक आंखों के आंसू भी थम चुके थे। वो कांता काकी को पकड़कर झकझोरते हुए कहती है, कांता काकी बताओ ना, आप क्या कहना चाहती है? क्या छुपा रही हैं आप? प्लीज कांता काकी बताओ ना, और कितने राज छुपे इस घर में? विधि के जिद करने पर कांता काकी उस राज पर से पर्दा उठाती है जिसे इस घर की चार दीवारी में दफन कर दिया गया था। खैर, कांता काकी एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, एश्विन बाबा की पहली पत्नी के साथ भी यही सब हो रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, यही मुंबई की थी, पर एक छोटी सी कमी थी उसमें। वो साधारण परिवार की थी। उसके पिताजी छोटे मोटे रिपेयरिंग का दुकान चलाते थे। एक बार एश्विन की गाड़ी पारुल के पापा के दुकान के पास खराब हो गई, और इत्तेफाक से वहाँ उस दिन पारुल भी अपने पापा की दुकान में आई हुई थी। बस फिर क्या था, एश्विन का दिल आ गया उस पर, और हो गई शादी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका मायके आना जाना बंद। उसे भी ऐसे नज़रबंद करके रखा जाने लगा। बहुत प्यारी थी वो भी, पर उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाया जाने लगा। उसे पहले बड़े घराने की रईस औरतों की तरह ढाला गया, और फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो भी सिगरेट और शराब की आदी होने लगी। अक्सर पारुल शराब के नशे में मुझसे कहती थी, कांता काकी मुझे जिंदगी रास नहीं आती, मैं क्या करूं काकी बताओ ना, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ के गोद में सिर रखकर जी भर रोना है काकी, और पूछना है मुझे उनसे कि क्यों कराया मेरा ब्याह इन ऊंचे महलों में। मैं जीना चाहती हूँ, पर किसी की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी खुशी से। मैं माँ बनना चाहती हूँ काकी, पर ये सुख भी मुझसे छीन लिया इन लोगों ने कांता काकी, छीन लिया। ऐसा कहकर पारुल मेरी गोद में सिर रखकर जी भर रोती थी। फिर रात का नशा उतरने के बाद फिर वही सब। फिर एक दिन अचानक पारुल ऐसी निंद्रा में सोई कि फिर कभी नहीं जागी, और उसके जाने के 1 साल बाद आप बहू बनकर आई बहू रानी। कहते कहते कांता काकी की आंखें भर आती है। ये सब कांता काकी के मुंह से सुनकर विधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ में आ रहा था
कि अश्विन और उसके परिवार ने कानपुर जाकर शादी क्यों की, मुंबई से कानपुर, ओह ताकि उसके अतीत की परछाई हम लोगों को ना पड़े। पारुल की दर्द भरी दास्तां सुनकर विधि की आंखें नम तो जरूर हो जाती है, पर एक सवाल जो विधि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पारुल को माँ बनने से क्यों रोका गया। इसलिए इस बात को जानने के लिए विधि कांता काकी से इस बारे में सवाल करती है। कांता काकी को भी पता था ये सवाल जरूर उठेंगे विधि के मन में, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के इसका जवाब देती है। दरअसल उन दिनों अश्विन का कारोबार आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी और अश्विन और उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि पारुल उस समय बच्चे को जन्म दे और वो माँ बनकर रह जाए। हर रात उस घर में बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लगता था। अरे कौन नहीं आता था उस पार्टी में, बहू रानी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म जगत के लोग, मीडिया, फलाना ढिमका सभी रहते थे। काम ही था साहब का, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, तो पहचान तो बड़े लोगों से होनी ही थी। कांता काकी आज सब कुछ बोल देना चाहती थी विधि को, पर विधि तो अब तक दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। इसलिए वो कांता काकी के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई, मानो कोई मंदिर में भगवान के सामने बैठ याचना कर रहा हो। कांता काकी, अब आप ही जो मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल सकती हो। मैं मरना नहीं चाहती काकी, मैं अपनी बेटी आन्या के लिए जीना चाहती हूँ, मुझे निकालो कांता काकी। कहते कहते फूट पड़ी विधि। शांत हो जाइए बहू रानी, शांत हो जाइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको यहाँ से बाहर निकालने पर। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और विश्वास रखिए। ऐसा कहकर कांता काकी विधि को वहीं सोने को कहती है और खुद नीचे जमीन पर लेट जाती है। विधि के पास अब बस यही एक रास्ता बचा था, इसलिए वो कांता काकी के भरोसे पर विश्वास करके उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगी और कांता काकी विधि के बाहर निकालने की तैयारी। कांता काकी अक्सर सब्जी लेने बाहर जाया करती थी, इसलिए विधि के निकलने की योजना मन ही मन बनाने लगी। कांता काकी को पता था अगर विधि को उसके मायके भेजा गया तो ये लोग फिर से रिश्तों की दुहाई देकर विधि को अपने जंगले में फंसा लेंगे और विधि के माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो विधि की हालत के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता था। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें कुछ विचार आया और वो झोला उठाकर बाजार के लिए निकल पड़ी। सब्जी मंडी के पास ही रेलवे स्टेशन था, इसलिए वो तुरंत सब्जी मंडी से सीधा रेलवे स्टेशन गई और अपने गांव खंडवा का एक टिकट ले लेती है। वही खंडवा जहां जतिन खन्ना का पुश्तैनी मकान हुआ करता था और वही कांता काकी रहती थी। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद जतिन खन्ना की दादी ने कांता काकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था और आज तक वो इस घर के नमक का कर्जा चुका रही थी, खुद को इन लोगों को समर्पित करके। पर आज कांता काकी इंसानियत का फर्ज चुकाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दिया था। खैर कांता काकी ने जोश जोश में टिकट तो ले ली थी, पर विधि को उस चार दीवारी से बाहर निकालना किसी दुश्मन के गिरफ्त से बाहर निकालने जैसा था, क्योंकि घर के हर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा था और मेन दरवाजे पर वॉचमैन की पहरादारी, और इन सबकी आंखों में धूल झोंककर कांता काकी को, बहू रानी को बाहर उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। पर कैसे? ऐसा सोचते सोचते कांता काकी आहिस्ता आहिस्ता सब्जी मंडी से गुजर रही थी कि तभी पीछे से रामदीन सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई देती है। अरे काकी कहाँ खोई हो, आज सब्जी नहीं लोगी क्या? रामदीन की आवाज़ सुनकर कांता काकी अपनी उधेड़ बुन से बाहर आती है और थोड़ा चिंतित स्वर में कहती है, अब क्या बताए रामदीन कि हम कहाँ खोए हुए हैं। बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हमें। इतने बरस हो गए तुमको जाने काकी, पर कभी इतने परेशान ना देखे तुमको। का कुछ हवेली में हुआ है का काकी जो तुम इतने चिंतित हो? बताओ कुछ मदद करे का हम? ना, तुमसे ना हो पाएगा रामदीन। अच्छा छोड़ो ये बात रामदीन, तुम ये सब्जी तोल दो और ये लो झोला इसमें भर दो। कांता काकी उदास स्वर में कहती है। अरे काकी एक बार बोल के तो देखो, ये रामदीन आपकी खातिर अपना जान भी हाजिर कर देगा। हम नहीं भूले हैं काकी तुम्हारा एहसान। हमारा बेटवा तोहरे कारण जिंदा है काकी। जब तुम वक्त पर पैसे ना देती तो न जाने का हो जाता काकी। तुम तो हमारे लिए भगवान हो काकी। अब उसी की खातिर एक बार तो बता दो।
रामधीन के काफी जिद करने के कारण कांता काकी उसे कोने में ले जाती है और फिर कहती है, ठीक है रामधीन, अगर तुम इतना कहते हो तो वादा करो कि मैं जो कहूँगी वो करोगे और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है रामधीन। कांता काकी की बातों से रामधीन को इतना तो पता चल चुका था कि काकी जरूर कुछ बड़ा बात करने जा रही है, इसलिए रामधीन काकी का भरोसा जीतने के हिसाब से कहता है, आप हुक्म तो करो काकी, ये रामधीन का वादा है, ये बात किसी और तक ना पहुंच पाएगी। तो ठीक है रामधीन, कल रात 12 बजे अपने बेटे का ऑटो लेकर हवेली के पीछे आ जाना और बहू रानी को उस पर बैठाकर सही सलामत रेलवे स्टेशन तक छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और जब तक ट्रेन खुल ना जाए तुम्हें बहू रानी के साथ ही रहना होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछना रामधीन बंगले के बारे में, और मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। कांता काकी की बात सुनकर रामधीन थोड़ी देर के लिए ठिठक सा जाता है, क्योंकि बड़े लोगों की बात थी, कहीं पकड़ा गया तो सीधा जेल भेज देंगे वे लोग, आखिर ठहरे पैसे वाले लोग। ये सोचकर रामधीन के चेहरे पर डर के भाव तैरने लगे थे। वो चाहकर भी हाँ बोलने से कतरा रहा था और कांता काकी उसकी हाँ का इंतजार कर रही थी। जब रामधीन थोड़ी देर कुछ नहीं बोला तब कांता काकी कहती है, क्या हुआ रामधीन, बड़े लोगों का नाम सुनते ही अपने वादे से मुकर गए? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दूसरे पल में बोलती बंद। बोलो रामधीन, इंसानियत के नाते उस बच्ची को वहां से निकाल लाओ। रामधीन, नहीं तो बहू रानी घुट घुट कर मर जाएगी उस कोठरी में। कहते कहते कांता काकी के आंखों में आंसू झलक उठता है, जिसे देखकर रामधीन कहता है, ठीक है कांता काकी, आप जैसा बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं सही सलामत बहू रानी को ट्रेन में बैठाकर ही आऊँगा। अगर आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। धन्यवाद रामधीन, मेरी मदद करने के लिए। इसके लिए मैं और बहू रानी हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ठीक है, फिर कल 12 बजे बंगले के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ रामधीन, मुझे और भी कई काम करने हैं। ठीक है कांता काकी, अपना ख्याल रखना। फिर रामधीन अपने काम में लग जाता है और कांता काकी झोला उठाकर बंगले की तरफ बढ़ जाती है, विधि के रास्ते में अटके रोड़े को हटाने के लिए। कांता काकी बंगले में पहुंचते ही भोला घर का दूसरा नौकर को झोला पकड़ा देती है और तेज कदमों से विधि के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही विधि के कमरे के पास पहुंचती है वैसे ही तारा जी की आवाज आती है, कांता तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था कि मेरी बहू रानी से दूर रहा कर, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? तारा जी की खरी खोटी सुनकर कांता काकी वहां से इस उम्मीद में चली जाती है कि आज ना सही कल का दिन तो है उनके पास, मौका देखते ही बहू रानी को बता देंगे। खैर ये दिन इसी उधेड़ बुन में निकल जाता है। सुबह तड़के उठकर कांता काकी अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती है ताकि मौका मिलते ही विधि को बता सके कि आज रात 12 बजे उसकी आज़ादी की रात है। उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है, इसलिए सुबह का चाय नाश्ता लेकर कांता काकी विधि के कमरे की तरफ जैसे ही जाती है वैसे ही तारा जी फिर से मिल जाती है और उन्हें वहीं रोकते हुए जोरदार डांट लगा देती है। कांता, तुझे कितनी बार कहा है कि जितना कहा जाए उतना ही किया कर। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रह, विधि की माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम छोटे लोगों को इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? ओ गॉड, गुस्से से आंख भींचते हुए देखती है, फिर कहती है, अब ये नाश्ता यहीं रख और जा यहाँ से रसोई का काम देख। रात को कुछ खास मेहमान आने वाले हैं तो भोले के साथ मिलकर कुछ खास व्यंजन तैयार कर। कांता काकी उम्र में भले ही तारा जी से बड़ी थी पर ओहदा तो आखिर नौकरानी का ही था, इसलिए अपनी आंखों के आंसू को आंखों में छुपाते हुए बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। पर कांता काकी का मन बेचैन था। उन्हें किसी भी हाल में विधि तक ये बात पहुंचानी थी कि आज रात उन्हें इस घर से बाहर निकालना है। पूरे दिन कांता काकी विधि से बात करने की पूरी कोशिश करती रही पर रात होने को थी और अब तक विधि से बात नहीं हो पाई थी। रात के अंधकार के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वक्त कम था और प्लानिंग ज्यादा करनी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे विधि तक ये बात पहुंचाए। उनका मन रसोई से हटकर बार बार विधि के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। खैर देखते ही देखते मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। अब कांता काकी को इंतजार था तो विधि के नीचे आने का।
इसलिए वो बीच बीच में रसोई से निकलकर सीढ़ियों पर अपनी निगाह टिका लेती थी। कांता काकी की बेचैनी रसोई में काम करने वाला भोला की आंखों ने पढ़ ली थी। इसलिए भोला कांता काकी से कहता है, क्या बात है काकी, आज कुछ ज्यादा परेशान हो क्या, या तबीयत ठीक नहीं है जो बार बार अंदर बाहर किए जा रही हो। अरे नारे भोला, सब ठीक है, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। माथे को साड़ी के आंचल से पोंछते हुए कांता काकी कहती है, अरे तो जाकर आराम करो, हम देख लेंगे यहाँ का। भोला काकी को देखकर कहता है, ना ना भोला, हम ठीक हैं, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो मैम साहब तो जीना हराम कर देगी हमारा और तुम्हारा। तो परेशान मत हो, बस जल्दी जल्दी हाथ चला, देख मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अच्छा भोला बता, क्या क्या तैयार हो चुका है अब तक। मेन्यू पेपर उठाते हुए कांता काकी कहती है, स्टार्ट में मशरूम फ्राई, पनीर टिक्का, सूप, दाल मखनी, बटर नान, चपाती, मिक्स वेजिटेबल, भिंडी फ्राई, पनीर कोफ्ता, राइस, बटर चिकन। अभी कांता काकी पूछ ही रही थी कि तभी विधि की आवाज़ कांता काकी को सुनाई पड़ती है, एस्विन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ एस्विन। विधि की दर्द भरी आवाज़ सुनकर काकी रसोई से भागकर सीढ़ियों के पास आती है, जहां एस्विन विधि को जबरदस्ती खींचते हुए अपने कमरे से बाहर आ रहा था। और विधि बैकलेस रेड गाउन और हाई हील पहने एस्विन से नहीं जाने की गुजारिश कर रही थी और एस्विन गुस्से से उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। तुझे यहाँ रानी बनाकर इसलिए नहीं रखा ताकि तुम अपनी मनमर्जी चला सको, बल्कि रानी बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो महंगे महंगे कपड़े, ये मेकअप, ये रईसों की तरह जीना, ये तरह तरह के सर्वेंट ऐसे ही नहीं मिलते, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है और सेक्रीफाई करना पड़ता है, तब जाकर मिलता है ये सुख और आराम। देखो विधि, आज मेरा मूड खराब मत करो, अगर आज ये इन्वेस्टर हाथ से निकल गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर 2 कस सिगार का लगाता है, पल भर के लिए कुछ सोचता है, फिर थोड़ा शांत होते हुए विधि को कहता है, अरे कौन सा मैं तुम्हें उन लोगों के साथ रिलेशन बनाने को बोल रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि अपनी मनमोहक अदा से उस क्लाइंट का मन मोह लो, जिससे हमारा काम बन जाएगा और हमारी डूबती नैया पार हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना विधि, हमें तुम्हारी ज़रूरत है यार। 10 करोड़ का लोन है हमारे ऊपर और मिस्टर बक्सी हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये लोन जल्द से जल्द चुका देंगे। माथे पर टेंशन की लकीर और सिगार का कश लगाते हुए एस्विन थोड़ा बेबस होते हुए कहता है, आज एस्विन थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में था, क्योंकि आज अगर मिस्टर बक्सी हाथ से निकल गया तो शायद इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी खन्ना परिवार को। एस्विन विधि को ये सब सुना रहा था और सीढ़ियों के नीचे खड़ी कांता काकी विधि को इशारे से कुछ कह रही थी जो विधि को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए विधि एस्विन के साथ नीचे उतरने लगती है और जानबूझकर 3 सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि काकी से बात करने का मौका मिल सके। विधि गिरने के साथ ही जोर जोर से ऊ आ करने लगती है ताकि कांता काकी का सहारा मिल सके और बात जान सके। विधि ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ। कांता काकी उसे सहारे से सोफे पर बैठाती है और एस्विन की नजरों से छुपाकर विधि के हाथों में एक पर्ची पकड़ा देती है और बस 2 शब्द बोल पाई, आज 12 बजे। कांता काकी के कहे शब्द और उस पर्ची की वजह से विधि ना चाहते हुए भी एस्विन के साथ बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है, जहां शराब और शबाब से भरी पार्टी चल रही थी। एस्विन विधि की बाहों में हाथ डाले पार्टी में जाता है और 55 साल के जाने माने करोड़पति मिस्टर बक्सी से विधि का इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर बक्सी विधि की सुंदरता देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। खुले खुले गाउन में विधि खुद को काफी असहज महसूस कर रही थी, पर देखने वालों की नज़र में विधि आज बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। उसका आकर्षण भरा चेहरा देखकर मिस्टर बक्सी तो विधि की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगे थे, जिसे देखकर एस्विन, तारा जी और जतिन जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीर खिंच गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनके जीवन की कठिनाइयां खत्म होने वाली है। इसलिए विधि को मिस्टर बक्सी के आओ भगत में लगाकर एस्विन और उसके माता पिता दूसरे मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। इधर मिस्टर बक्सी बातों बातों में विधि के खुले बदन को छूने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से विधि काफी असहज महसूस कर रही थी और मन ही मन अपमान की अग्नि में जल रही थी।
उसका मन तो कर रहा था कि अभी की अभी वहां से उठकर भाग जाए, पर अश्विन का वो दरिंदगी वाला चेहरा सोचकर सहम जाती। कैसे भूल सकती थी वो अश्विन का वो चेहरा जो उसे हर छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करता था। कई बार तो उसकी प्रताड़ना से कई कई दिनों तक बेजान बेसुध पड़ी रहती थी, पर कोई उसके दर्द पर मलहम लगाने नहीं आता था। जिस्म पर कई बार उसके इनकार करने पर बेल्ट के लंबे लंबे निशान खींच जाते थे, तो कभी सिगरेट की जलन से कहरा उठता था उसका तन बदन। ये सब सोचकर विधि की आंखें सज्जल हो जाती थी, पर मिस्टर बक्सी की अश्लील बातों से क्रोधित की अग्नि में जलकर वो आंसू आंखों में ही ठहर जाती है। खैर किसी तरह विधि कुछ देर यही सब सोचकर बैठी रहती है, फिर वॉशरूम का बहाना करके बेसब्री से वॉशरूम में आ जाती है और जल्दी से काकी की दी हुई पर्ची पढ़ती है, जिसमें लिखा था, बहू रानी, आज रात 12 बजे आपकी ट्रेन है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस आपको कैसे भी करके पार्टी से निकलकर आन्या को लेकर पीछे के दरवाजे के पास आना है। कांता काकी की पर्ची पढ़कर विधि की आंखों से निर्जर धारा बहने लगता है और आंसुओं के बीच खुशी की एक छोटी रेखा खींच जाती है, पर अगले ही क्षण चेहरे पर एक चिंता की लकीर दिखने लगती है और सवाल करने लगते हैं, क्या सच में मेरा यहाँ से निकलना मुमकिन है? क्या कांता काकी की बदौलत मैं इस रावण की लंका से आजाद हो जाऊंगी? पर कैसे? फिर विधि की नजर घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 10:30 बज रहे थे। अगर आज 1 घंटे के अंदर नहीं निकल पाई तो शायद फिर कभी नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते विधि कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाती है, पर अपनी आंखों को चारों दिशाओं में दौड़ाती है कि तभी फिर से मिस्टर बक्सी उसके पास आकर बातें करने लगते हैं। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसा कहकर विधि को वहीं लगे काउच पर बैठने को कहता है और खुद भी दिसक कर बगल में बैठ जाता है, जिससे विधि को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। वो मिस्टर बक्सी से खुद को बचाने के लिए वाइन का गिलास लेती है और जानबूझकर अपने कपड़े पर गिरा लेती है। फिर सॉरी सॉरी कहकर मिस्टर बक्सी के पास से उठकर अंदर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी अश्विन आ जाता है और उसका हाथ खींचकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी जाने की। अभी सारे मेहमान यही है एंड अभी सब डिनर करने वाले हैं और तुम्हें भी यहीं रहना है। अश्विन की बातें सुनकर विधि पल भर के लिए डर से सकपका जाती है, फिर हिम्मत करके कहती है, वो मेरे कपड़े पर वाइन गिर गई है तो मैं चेंज करने जा रही हूँ, और आन्या की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे उसे भी देखना है। विधि की बातें सुनकर अश्विन उसे ऊपर से नीचे घूरता है, फिर जाने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि मिस्टर बक्सी काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे थे और एग्रीमेंट साइन करने को राजी थे। अश्विन के मुंह से हाँ सुनकर विधि तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागती है और फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आन्या को गोद में उठाकर घर के सभी सहायकों से नजरें छुपाकर पीछे के दरवाजे की तरफ भागती है, जहां कांता काकी विधि का पहले से इंतजार कर रही थी और चिंता के मारे इधर उधर टहल रही थी। और जैसे ही उनकी नज़र विधि पर जाती है, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो भागकर विधि के पास जाती है और उसके माथे पर अपना आशीष भरा हाथ रखते हुए एक छोटा सा बैग देते हुए कहती है, बहू रानी, इसमें कुछ कपड़े हैं आपके और बिटिया के, और कुछ पैसे जो अनजान शहर में आपके काम आएंगे। साथ में ट्रेन की टिकट है और एक चिट्ठी जो ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। अब जल्दी बाहर चलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। बाहर रामदीन रिक्शा लेकर खड़ा है, वो आपको स्टेशन तक छोड़ देगा और जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती वो आपके साथ रहेगा। ऐसा कहकर कांता काकी विधि को रामदीन के पास ले जाती है और रिक्शा में बैठने लगती है कि तभी विधि कांता काकी के गले से लिपटकर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, कांता काकी, मैं कैसे आपका यह एहसान उतार पाऊंगी? आज आपकी वजह से मैं आज़ाद हो रही हूँ। आपने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है काकी। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। कहते कहते काकी के पैरों में गिर पड़ती है। नहीं बहू रानी, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक छोटी सी इंसान हूँ और मैंने तो बस इंसानियत निभाया है। ऐसा कहकर विधि को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की विदाई के समय रोती है। ठीक वैसे ही क्षण भर के लिए दोनों ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर कांता काकी विधि को संभालते हुए कहती है, अब बस बहू रानी, अब कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे।
फिर विधि को रिक्शा में बैठाते हुए रामदीन को कहती है, जल्दी से बहुरानी को स्टेशन पहुंचा देना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और बहुरानी को अच्छे से बिठाकर ही आना। अब बिना एक पल की देरी किए निकलो। ठीक है काकी कहकर रामदीन रिक्शा भगा लेता है और विधि अपना सिर रिक्शा से बाहर निकालकर तब तक देखती है जब तक वो काकी से ओझल नहीं हो जाती। विधि के ओझल होते ही कांता काकी जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है ताकि विधि के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आए और वो इस घर और इस शहर और इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। रात के 11:30 हो रहे थे और बाहर पार्टी अभी भी चल रही थी। इसी बात का सुकून भी था कांता काकी को कि पार्टी की आड़ में किसी को विधि का ध्यान नहीं आएगा और सुबह जब सबकी आंखें विधि को ढूंढेगी तब तक विधि इस शहर से इनसे बहुत दूर जा चुकी होगी, जहां तक ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे। यही सब सोचते सोचते 12:30 बजे कांता काकी की आंख लग जाती है और सुबह शोर के साथ उनकी आंख खुलती है। काकी काकी दरवाजा खोलो। जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए आन्या की देखभाल करने वाली लतिका आवाज लगाती है। लतिका की आवाज सुनकर कांता काकी को अंदाजा हो गया था कि विधि के बारे में सभी को पता चल चुका है और वे सभी उनका ही इंतजार कर रहे होंगे। यही सोचकर कांता काकी आए दिन की तरह हल्की मुस्कान लिए दरवाजा खोलती है और लतिका से कहती है, अरे क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही है? अरे कुछ नहीं काकी, बस बहू रानी और आन्या बेबी को ढूंढ रही थी। काकी के पीछे अपनी नजरें काकी के कमरे में दौड़ाते हुए लतिका कहती है। यह सोचकर कि बहू रानी और आन्या बेबी काकी के कमरे में होंगे, देखने के बाद भी जब बहू रानी और आन्या बेबी नहीं दिखी तब लतिका बुदबुदाती है, यहाँ भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं दिख नहीं रही दोनों, जाने कहाँ गई। लतिका को बुदबुदाते देख कांता काकी उससे पूछती है, क्या हो गया लतिका, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? बता क्या बात है, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी ना। अरे काकी क्या बताऊं, गजब हो गया, बहू रानी और आन्या बेबी कहीं दिख नहीं रही। पूरा घर छान मारा पर ये दोनों माँ बेटी मुझे कहीं नहीं मिल रही। अब मैं कैसे बड़े साहब और छोटे साहब को बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है काकी। ये कैसी बातें कर रही है तू लतिका, बहू रानी यहीं कहीं होगी, देख जाकर ठीक से। जानबूझकर चेहरे का भाव आश्चर्यचकित दिखाते हुए कांता काकी कहती है। तब तक घर का सफाई कर्मी बड़े साहब और मैम साहब को यह खबर पहुंचा देता है, जिसे सुनकर सब नीचे आन्या आन्या चिल्लाते हुए आ जाते हैं और सभी सहायक कर्मी को बुलाते हैं और सबको कहते हैं, पूरे घर और बाहर गार्डन में देखो, विधि को शायद बाहर गार्डन में होगी। सभी सहायक कर्मी पूरे घर से बाहर तक ढूंढते हैं पर विधि और आन्या कहीं नहीं मिलते हैं। अश्विन इस खबर से गुस्से से तिलमिला उठता है और वो चीखते हुए कहता है, ढूंढ निकालो उस बस्टर्ड को जिसने हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं और विधि और आन्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। मिस्टर जतिन खन्ना अश्विन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं। इधर तारा जी गुस्से से सभी सहायक कर्मी को फटकार लगा रही थी और सभी से बारी बारी से पूछताछ करती है, साथ में सबको डरा भी रही थी, ये बोलकर कि अगर तुम लोगों में से किसी का भी हाथ हुआ विधि को यहाँ से बाहर निकालने में तो उसे जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए जो भी है जल्दी बता दो। पर किसी ने विधि को जाते देखा होता तभी तो कोई कुछ बोल पाता। यहाँ तो सभी रात भर मेहमानों के आवभगत में लगे थे, यहाँ तक कि गेट का दरबान भी किसी के कुछ नहीं बोलने पर अश्विन सीसीटीवी की फुटेज देखता है जिसमें विधि अपने कमरे में जाते तो दिखाई देती है पर बाहर आते नहीं दिखती। फिर अश्विन पीछे के दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है जो ब्लैंक था, शायद कैमरा खराब या बंद था, इसलिए वो तुरंत घर के सीनियर सहायक कर्मी विपिन से पूछता है, पीछे का कैमरा क्यों बंद है? जी वो कुछ दिनों से खराब था, वो तकनीशियन को बुलाया था पर बिजी होने की वजह से वो आजकल कर रहा था। डर से हड़बड़ाते हुए विपिन कहता है, जाहिल जंगली, क्या इसी बात के पैसे मिलते हैं तुम्हें? एक काम तुम लोग ठीक से नहीं कर पाते, अब जाओ यहाँ से और बाहर जाकर पता लगाओ विधि का। अश्विन और जतिन जी दोनों चिल्लाते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाता है। पुलिस सारी इंक्वायरी करके
एस्विन और उसके माता पिता को भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्द से जल्द विधि और आन्या को ढूंढ निकालेंगे। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद एस्विन और उसके माता पिता को एहसास होता है कि अगर पुलिस ज्यादा छानबीन की तो उसके घर के राज बाहर आ जाएंगे और वे लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए पुलिस पर दबाव डालना उन लोगों को उचित नहीं लगा। खैर वे लोग पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ तारा जी की शक की सुई बार बार कांता पर जा रही थी, पर कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से चुप हो जाती। इधर रात को रामदीन बिना अपनी परवाह किए बहुरानी को सबकी नजरों से बचाकर स्टेशन तक पहुंचा देता है और जैसे ही विधि ट्रेन में बैठती है वैसे ही ट्रेन की सीटी बज उठती है। ट्रेन के खुलने का सिग्नल पाकर रामदीन विधि से विदा लेते हुए कहता है, अच्छा बहुरानी अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर रामदीन जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही विधि उसे पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, काका आज आप लोगों की वजह से मैं उस नरक से निकल पाई। शायद ये एहसान का बदला इस जन्म में ना चुका पाऊं, पर अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगी, ये वादा है आपसे। इतने बड़े घर की बहुरानी को पैर में झुकते देख रामदीन कहता है, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करे बहुरानी, ये तो इंसानियत के नाते हमारा एक फर्ज है जो हमने निभाया, और आप इतने बड़े घर की बहू होकर जो मुझे इतना सम्मान दे रही है उसका क्या बहुरानी। इतने बड़े घर की बहुरानी सुनकर विधि की आंखें डबडबा जाती है। फिर वो आंखों के नीर को रोकते हुए कहती है, काका अब मैं भी आपके समान हो गई हूँ, कोई ऊंच नीच नहीं। बड़े घर की बहू को आज आप लोगों की बदौलत मैंने पीछे छोड़ दिया है और इसलिए अब आप हक से हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। जी बहुरानी खूब खुश रखे आपको भगवान। ऐसा कहकर रामदीन ट्रेन से उतर जाता है और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाती है। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ विधि के जीवन का कड़वा सच भी इन हवाओं के साथ कहीं पीछे छूटता चला जा रहा था। अपनी बेटी को सीने से लगाए अतीत के गागर से झलकते दर्द को एक एक करके आंसू संग बहाई जा रही थी, ताकि आने वाले कल में उसके अतीत का एक भी अंश शेष ना रहे। कि तभी अचानक उसे कांता काकी की चिट्ठी की याद आती है। वो जल्दी से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था, आज आपके साथ मैं भी अपने पापों से आजाद हुई हूँ। जाने अनजाने में मैंने आप दोनों बहुरानी का साथ ना देकर बहुत गलत किया, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मैं चाहती तो आपकी तरह पारुल बहुरानी को भी इस नरक से निकाल सकती थी, पर मैं डर गई थी अपने भविष्य को लेकर। इस घर के एहसानों तले में उम्र भर के लिए दब चुकी हूँ। इस घर ने मुझे रोजी रोटी दिया, भोला बिमला जैसे लोग दिए, इन लोगों का प्यार सम्मान मिला। इन सब में मैं भूल गई आप लोगों के तकलीफ को, दर्द को, आपकी घुटन को, जो आप लोगों को रोज थोड़ा थोड़ा डसती थी। पर अब मुझे ये सुकून है कि मैंने किसी के प्राणों की रक्षा की है और उसे एक नई जिंदगी देने में कामयाब हुई हूँ। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और जिंदगी के आखिरी सांस तक सुकून से जी पाऊंगी। फिर आगे लिखा था, आप खंडवा पहुंचकर सागर चले जाइएगा, वो भी किसी लोकल गाड़ी से, ताकि उन लोगों को पता नहीं चले। अगर ये लोग ढूंढना भी चाहेंगे तो सिर्फ खंडवा तक ही ढूंढ पाएंगे, उसके बाद इन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। खैर सागर पहुंचकर आप इस पते पर जाना जो मैं यहाँ लिखी हूँ। वहाँ आपको मेरी दूर की मौसी की बेटी कुसुम मिलेगी, जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैंने उसके नाम की भी एक चिट्ठी आपके बैग में रखी है, जो पहुँचते ही उन्हें दे दीजिएगा। वो जरूर आपको अपने घर में शरण देगी। तब तक अपने माता पिता से दूर रहिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अच्छा अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा बहुरानी, और अपना और आन्या बेबी का ख्याल रखिएगा। सुबह की ठंडी हवाएं और सूरज की प्रखर रोशनी के साथ विधि की आंख खुलती है और ट्रेन की खिड़की से वातावरण की खूबसूरती को ऐसे देखती है जैसे कोई नया बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलकर रोशनी को देखता है। विधि आज कितने सालों बाद खुद को आजाद महसूस कर रही थी। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना ही उदासी और ना ही बोझल होती जिंदगी का दर्द झलक रहा था। आज सच में विधि सिर्फ विधि थी। उसके आगे पीछे कोई बड़े घर की बहुरानी का टैग नहीं था। वो खुश थी खुद को और अपनी बच्ची को आजाद देखकर। वो निश्चित थी अपनी आन्या के लिए, जो भविष्य में पैसों की बलि चढ़ने से बच चुकी थी। आज उसके चेहरे पर
आत्मविश्वास की साफ रेखा दिखाई दे रही थी, जो अपनी बच्ची के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर जतन करने को राजी थी। आगे का सफर आसान तो नहीं था, पर बीते कल से अच्छा जरूर होगा, ये विश्वास था विधि को। अभी आहिस्ता आहिस्ता विधि अपने जीवन की खुशियों को बटोरना सीख रही थी कि तभी ट्रेन के रुकने की आहट होती है। बाहर देखा तो खंडवा स्टेशन आ चुका था। आन्या को गोद में लेकर विधि भी और लोगों के साथ नीचे उतर जाती है। फिर वहां से सागर के लिए बस ले लेती है। कुछ घंटों के सफर के बाद उस गांव में पहुंच जाती है, जहां का पता कांता काकी ने दिया था। लोगों से पूछकर कुसुम काकी के घर तक पहुंच जाती है और पहुंचते ही कुसुम काकी को कांता काकी की चिट्ठी दे देती है और कहती है, ये कांता काकी ने दिया है, मुंबई वाली, और मैं विधि हूँ। ऐसा कहकर विधि कुसुम काकी को पैर छूकर प्रणाम करती है। अच्छा कहकर कुसुम चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें कांता काकी ने विधि के बारे में बताया था। इसलिए बिना कोई सवाल किए कुसुम काकी विधि को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। पर विधि के लिए अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी काटना आसान नहीं था। इसलिए कुछ दिनों बाद कुसुम काकी की मदद से वही स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती है और साथ में आन्या का भी दाखिला उसी स्कूल में करवा देती है। उधर खन्ना परिवार में उथल पुथल मच चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो विधि के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उसके घर से विदा ले चुकी थी। कई दिनों तक पता करने के बाद भी विधि का किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर जब मिस्टर बक्सी को पता चलता है कि विधि अश्विन को छोड़कर जा चुकी है, तो वो भी एग्रीमेंट साइन करने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल पार्टी वाले दिन मिस्टर बक्सी इतने अधिक टल्ली हो गए थे कि उन्हें होश नहीं था और इस वजह से उस रात साइन नहीं कर पाते हैं। और एक ये दिन जब उन्होंने अश्विन की कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। एक साथ इतना बड़ा नुकसान देखकर जतिन को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। एक एक करके खन्ना परिवार ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहा था। शायद ये उनके कर्मों का ही फल था, जो एक एक करके अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। काफी पैसे इलाज में खर्च करने के बाद जतिन खन्ना ठीक होकर घर आता है, पर अपने बंगले में नहीं, बल्कि एक 3 BHK फ्लैट में, जो अश्विन ने सारे पैसे कर्जदार को चुकाकर बचाकर खरीदा था। खैर, अब तक विधि अश्विन से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और वक्त के साथ जीना भी सीख ली थी। चुनौतियां तो कई आई जिंदगी में, पर उस चुनौतियों से लड़ना अब विधि बखूबी जानती थी। कुछ सालों बाद वो अपने माता पिता से भी मिली, जो अब बूढ़े हो चुके थे। पर पाखी और शिवम को गर्व था अपनी बच्ची पर कि वो जिंदगी में हार ना मानकर उससे लड़ना सीख लिया है। आज भले ही विधि के पास 10 तोला सोना नहीं था और ना ही उसे पहनकर सब पर हुक्म चलाती थी, पर गाँव में उसकी एक इज्जत थी, एक ओहदा था टीचर साहिबा का, जो झुककर उसे सम्मान देते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।